हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आज के सेशन में। जैसा कि आप जानते हो, 1 फरवरी को फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया था। और मैंने कहीं पढ़ा भी था, भारत की पहली महिला ऐसी है जो संसद में 9वीं बार बजट पेश कर रही है। तो उस बजट में काफ़ी क्वेश्चंस थे हमारे को, कुछ डिस्कशन था, कुछ जैसे शेयर मार्केट एकदम से ऊपर नीचे आई, तो सुबह सुबह नीचे गई, फिर शाम को थोड़ा अप मिली, तो नेक्स्ट डे क्या हुआ, किसने क्या समझा, और बजट्स के अंदर क्या क्या इम्पैक्ट इंडिविजुअली आपके पास आएगा या एज ए कंट्री क्या क्या इम्पैक्ट आएगा। तो उन सब को डिस्कस करने के लिए आज हमारे साथ हैं सीए सौरभ जैन जी। तो सौरभ जी के बारे में आपको बता दूं, जो सीए क्वालिफाइड हैं 2016, जो वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं टैक्स बार एसोसिएशन हिसार के, और वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं 13 बार प्रोफेशनल फोरम के, और ऐसे ही स्पेशल इनवाइटी हैं आईडीटीसी कमेटी एनआईआरसी ऑफ आईसीआई, जीएसटी स्पेशल ऑडिटर विद एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट में एम्पेनल्ड हैं। को ऑथर हैं वेरियस बुक्स के, जीएसटी लाइक गाइड टू जीएसटी कंप्रिहेंसिव लर्निंग, जीएसटी लर्निंग रेकनर, गाइड टू जीएसटी कवरिंग क्रिटिकल एनालिसिस ऑन जीएसटी एक्ट, पब्लिश्ड विद पूजालो पब्लिशिंग कंपनी, वर्कड एज एडिटर एंड मैनेजमेंट कमेटी, होल्ड एक्सटेंसिव वर्क एक्सपीरियंस इन द डोमेन ऑफ टैक्सेशन एंड लिटिगेशन, प्रियर एक्सपीरियंस है काफ़ी टॉप कंसल्टेंसी एंड लिटिगेशन फर्म्स के अंदर। काफ़ी सारे उन्होंने आर्टिकल्स लिखे हैं, काफ़ी लेक्चर्स लिए हैं, और जीएसटी कंसल्टेंट हैं मैनी कंपनीज में अक्रॉस वेरियस इंडस्ट्रीज। तो बजट के ऊपर स्पेसिफिकली हमने इनवाइट किया है सौरभ जी को। तो आज आपको बताएंगे सौरभ जी कि कैसे क्या क्या इम्पैक्ट हमारा बजट के ऊपर आने वाला है। तो उसी के लिए मैं इनवाइट करता हूँ। थोड़ा सा सर पहले आप बता दीजिए, बजट का थोड़ा सा ओवरव्यू दे दीजिए, फिर हम स्पेसिफिकली आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, वो उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे जो जो पॉइंट्स हैं। और उसके बावजूद बाद आप लोग जो भी क्वेश्चंस आपके मन में हैं वो भी आप पूछ सकते हो लास्ट के अंदर। तो उसका भी आपको क्वेश्चन में या चैट में आप पूछ सकते हैं, वो लास्ट में हम देखेंगे। तो सौरभ जी प्लीज। Thank you, Vinodji, for such a wonderful introduction थैंक and यू। inviting me for this session. So, today we have kept the topic of union budget. Also, I would thank everyone here who is present, and especially I would like to even feel sorry कि हम थोड़ा सा लेट स्टार्ट कर पा रहे हैं ड्यू टू सम टेक्निकल ग्लिच, बट टुडे इन द टुडे सेशन वी विल कीप इट इंटरेक्टिव। जैसा मेरा विनोद जी के साथ डिस्कशन हुआ कि हम इस सेशन को काफ़ी इंटरेक्टिव रखने वाले हैं, कि वेयर वी विल बी आस्किंग कि क्या क्या अभी हमारे किसके क्या क्वेश्चंस है या कुछ क्या नया आ रहा है, एंड वी विल बी डिस्कसिंग द थिंग्स कि हाँ ये चीज़ है, इसके साथ ये हमारी क्वेरीज या ये क्वेश्चंस जुड़े हुए हैं, एंड आई विल ट्राई कि हम उन क्वेश्चंस को एड्रेस कर पाए। सो जो इस बार का बजट रहा है, जो बेसिकली अगर मैं बोलूँ आम जनता के दिमाग में जो एक सबसे बड़ा एक क्रेज रहता है, दैट रिलेट्स टू द चेंज इन टैक्स स्लैब रेट, कि कुछ सैलरीड एम्प्लॉयज हैं या फिर जो भी जो नॉर्मली कॉमन मैन है, उसके लिए सबसे मेन पॉइंट ये रहता है कि इस बार टैक्स स्लैब में कोई चेंजेस आएंगे या नहीं आएंगे, कुछ इंक्रीज हो, कुछ हमें एग्जम्पशंस में इंक्रीज होगा या नहीं होगा, या फिर जो इस बार पहले काफ़ी हाइप बना हुआ था कि एक सिंगल रिटर्न फॉर ए मैरिड कपल, कि ऐसा भी कुछ आने की उम्मीदें थी, लेकिन but the same has not been introduced this year. So there are, however, in this year's budget, यहाँ पर उन्होंने काफ़ी चीज़ें, जो एजेंडा रहा है वो यही रहा है कि द ओल्ड पॉलिसीज विच आर बीइंग कंटिन्यूइंग, उसको हम रिफॉर्म कर सके एंड टू कंटिन्यू देम, और उसको बेटरली इम्प्लीमेंटेशन हो सके रादर देन इंट्रोड्यूसिंग मोर न्यू स्कीम्स। So that was the main focus for this year's budget.
तो बाकी विनोद जी, अभी कुछ अगर आपका आपके लिए टू बी स्टार्ट विद, जी अगर सर। आपके माइंड में टू स्टार्ट विद कि हमें क्या क्या चीजें हम समझना चाह रहे हैं, सो आई विल स्टार्ट विद दैट। सर सबसे पहले तो, चाहे प्रोफेशन हो या इंडिविजुअली, सबसे पहले तो मन में क्वेश्चन ही आता है जब बजट आता है। तो सबसे पहले ये रहता है कि बजट में कितना, मतलब इंडिविजुअली हमें कितना इम्पैक्ट पड़ने वाला है, कितनी हमें छूट मिलने वाली है, स्लैब में क्या रेट के चेंजेस हुए हैं। और आई थिंक मैं एक सोशल मीडिया पे पढ़ रहा था, वहाँ पे हमारे 140 करोड़ की जनता है, जिसके अंदर कुछ कुछ ना, आई थिंक 120 करोड़ के आसपास भी रिटर्न्स आती हैं, पता नहीं कम, बहुत कम रिटर्न्स आती हैं, जिसके अंदर जो टैक्स पेयर्स हैं वो भी, जो एक्चुअल टैक्स पेयर हैं वो 2,75,000 कुछ हैं सर। हम्म। 2,75,000 जो एक्चुअल में देश को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं टैक्स के नाम पे, कुछ अच्छा खासा टैक्स आता है। 2,75,000 लोग हैं 140 करोड़ में से। लेकिन फिर भी लगभग 100 करोड़ से ज्यादा लोग इस चीज से, मतलब दुखी हैं सरकार से कि टैक्स रेट में स्लैब में चेंजेस नहीं हुए या चेंजेस हुए। तो उसको लेकर के, तो चेंजेस, अगर स्लैब में कुछ चेंजेस है तो प्लीज सबसे पहले आप वो बता दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो अगर मैं टैक्स स्लैब रेट की बात करूं, सो देर इज नो सच चेंज ओके। in this budget. No tax slab changes has been introduced for this year. तो अभी जो हमारी पुरानी टू रिजीम्स कंटिन्यूड है, ओल्ड रिजीम एंड न्यू रिजीम। सो जी सर। ओल्ड रिजीम के भी टैक्स स्लैब रेट्स दैट इंक्लूड्स कि आप डिडक्शन के बेनिफिट्स ले सकते हो, वो हम्म। भी सेम है। एंड अंडर द न्यू टैक्स रिजीम ऑल्सो द टैक्स स्लैब रेट्स हैव रिमेन्ड सेम विद द बेसिक एग्जम्पशन अप टू 12 लाख रुपीज इन द न्यू रिजीम, कि अगर किसी की ओके। इनकम 12 लाख रुपए तक है तो कोई टैक्स उस पर नहीं लगेगा। बट इफ द इनकम इज अबव 12 लैक्स, तो हम्म। अप टू 4 लैक्स तक कोई टैक्स नहीं है। उसके बाद 4 to 8 लैक्स पर 5%, एंड 8 to 12 लैख पर 10%, एंड देन 12 to 16 लैक्स पर 15%, 16 to 20 लैक्स पर 20%, एंड 20 to 24 लैख पर 25%, एंड अबव 24 लैक्स 30%। सो अगर जी। मैं बात करूँ, दीज आर द नॉर्मल टैक्स स्लैब रेट्स which has been continued from the last year. There is no such change into it. However, अगर सिर्फ और सिर्फ अगर एक चेंज है इससे रिलेटेड, सो इट रिलेट्स टू द कंपनीज। ओके। कंपनीज के लिए मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स है। नॉर्मल टैक्स स्लैब में उनके लिए भी कोई चेंज नहीं है। द ओनली चेंज इज इन द मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स, मैट। मैट। अगर मैट, द अर्लियर मैट टैक्स रेट वाज 15%, एंड नाउ द सेम हैज बीन रिड्यूस टू 14%। 1% जो टैक्स रेट रिड्यूस हुआ है, दैट इज ओनली इन द मैट एज एप्लीकेबल अकॉर्डिंग टू द बुक प्रॉफिट फॉर द कंपनीज। ओके। और दिस 14% हैज कम विद अ कंडीशन, विद क्या अ कंडीशन सर? कंडीशन। कंडीशन ये है सर कि आप 14% आपको टैक्स देना पड़ेगा, बट अभी तक जो भी मैट के क्रेडिट्स फ्रॉम द ऑन ईयर बेसिस पर एक्यूमुलेट होते थे, दैट इज अवेलेबल टू बी एडजस्टेड वेन एवर द टैक्स ऑन द नॉर्मल प्रॉफिट्स इज एप्लीकेबल। अगर नॉर्मल रेट से टैक्स रेट एप्लीकेबल है, तो हम्म। हमने जो भी प्रीवियस पीरियड्स में फ्रॉम द लास्ट ईयर्स वट एवर द एक्स्ट्रा मैट मैट लिया क्रेडिट है। इज एक्यूमुलेटेड, हम्म। वो उसका आप बेनिफिट ले सकते थे इन द ठीक है। पेमेंट ऑफ टैक्स। ओके। अब ये बोल दिया गया है कि आगे से नए मैट क्रेडिट तो मिलेंगे ही नहीं अगर ओके। आप नॉर्मल टैक्स रिजीम में हो। अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में हो, अगर हम्म। आप न्यू टैक्स रिजीम में हो, हम्म। तो जो एक्यूमुलेटेड आपके मैट बेनिफिट्स है, दैट हम्म। विल बी अवेलेबल। बट मैक्सिमम आप 25% ऑफ द ईयर्स टैक्स, हम्म। जिस साल की आप टैक्स असेसमेंट कर रहे हो, हम्म। उस साल का जितना टैक्स बनता है, हम्म। उसका मैक्सिमम 25% आप लास्ट ईयर से जो भी एक्यूमुलेटेड मैट क्रेडिट आ रहा है हम्म। उसमें से आप यूज कर सकते हो, बट नॉट मोर देन 25% ऑफ द करंट ईयर्स टैक्स। तो आपके कहने का मतलब हो गया, जब भी मैं मैट अगर पिछला यूज करना चाहूंगा तो 25% यूज कर सकता हूँ। यस, 75% तो मेरे को कैश में ही पे करना पड़ेगा। यस, अगर मैंने यस, पहले ही एक्यूमुलेट किया हुआ है तो वो मेरे अब सारा काम नहीं आने वाला। पहले मैं ऐसे कर सकता था, आई थिंक जो भी टैक्स है, मैट अगर मैंने भरा हुआ है, मेरे को 10 लाख पे करना है और मेरा मैट 20 लाख है, तो 10 का 10 मैं यूज कर लूंगा, 10 लाख मेरा बैलेंस बचेगा। बट डेफिनेटली। अब अगर मेरा 10 लाख का बनता है तो 2.5 लाख पीछे से ले सकता हूँ। यस, 7.5 लाख रुपए मुझे भरना ही पड़ेगा। डेफिनेटली। बट ओल्ड रिजीम में वो भी आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाओगे। ओल्ड रिजीम में उसका बेनिफिट भी नहीं मिले। तो से ये नोट करने वाली बात है कि मैट के अंदर काफी ड्रास्टिक चेंज है।
तो मतलब काफ़ी क्लाइंट पूछने भी वाले हैं हमसे कि मतलब ये मैट हमने इकट्ठा किया हुआ है। काफ़ी कंपनीज है, जो नई नई कंपनीज आती हैं 8-10 साल तक टैक्स मैट ही जाता है, प्रॉफिटेबल होती नहीं है। अब वो अगर ओल्ड स्कीम में है तो वो मैट का यूज़ ही नहीं कर पाएंगी जो इकट्ठा कर रहे हैं, और वो नई स्कीम में है तो भी वो 25% का यूज़ कर पाएंगी, और 75% उनको हर साल कैश में ही पे करना पड़ेगा। और वो भी जब करना पड़ेगा जब आई थिंक मैट से ज़्यादा लाइबिलिटी बनेगी। अगर डेफिनेटली। फिर भी मैट बन रहा है तो फिर मैट ही भर रहे हैं, वो इकट्ठा करते रहो, लेकिन जब यूज करने की बारी आएगी तो गवर्नमेंट क्या बोलती है, 25% ही आप यूज कर पाओगे। एंड वन इम्पोर्टेंट पॉइंट टू नोट कि जो ये चेंज है, हम्म। दिस चेंज विल बी फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर 2026-27। ओके। अभी जो हमारा फाइनेंशियल ईयर जो 1 2026, अप्रैल से स्टार्ट होने वाला यस यस है। ओके। यस, फ्रॉम द 1 अप्रैल 26-27 सर, ओनली। तो आई थिंक आप लोगों को समझ आया होगा। और अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो सौरभ जी, हमने देखा जैसे ही जिस दिन बजट आया तो आते ही एकदम से मार्केट डाउन गई, और काफ़ी लोगों के दिल हिल गए होंगे वो मार्केट को देख के, क्योंकि काफ़ी लोगों की इन्वेस्टमेंट होती है, और मेरी भी है थोड़ी बहुत, बट मैं एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हूँ, मैं तो मैं मार्केट देखता नहीं हूँ। बट जो रूटीन में ट्रेड करते हैं या कमोडिटी में करते हैं, जैसे आजकल आपने सुना होगा चांदी और गोल्ड भी काफ़ी चेंजेस, ड्रास्टिक चेंजेस दिखा रहा है। तो वो मार्केट जो नीचे गई, तो क्या कुछ एसटीटी में भी शायद चेंजेस आए, तो वो क्या चेंजेस हैं उनके बारे में थोड़ा बताओ प्लीज। डेफिनेटली डेफिनेटली। जो मार्केट में चेंजेस आए, दैट कैन बी फॉर द एन नंबर ऑफ रीजंस। जी। कि जो भी अनाउंसमेंट्स हुई बजट में, या फिर जो भी बजट एलोकेशन का क्राइटेरिया रखा गया है, और द पॉलिसीज, या फिर जिस चीज जो, क्योंकि कुछ नए रिफॉर्म्स के बारे में बहुत ज़्यादा कोई डिस्कशंस नहीं हुई, दैट कैन बी वन रीज़न। बट अगर मैं आपको डायरेक्ट टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ, तो जो सबसे बड़ा एक चेंज आया है, दैट इज इन द इंक्रीज इन टैक्स रेट्स ऑफ सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। ओके। Securities transaction tax has been increased in the case of sale of futures and options mainly. So अगर मैं बात करूं ऑप्शंस के लिए, तो ऑप्शन के केस में दो, इट इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू 2 पॉइंट्स। कि जहां ओके। पर आपने ऑप्शन एक्सरसाइज किया हुआ है उसको सेल करा, और एक आपने ऑप्शन प्रीमियम को सेल करा। सो ओके। अगर मैं बात करूं, अगर आपने ऑप्शन प्रीमियम के बेसिस पर सेल किया है, तो हम्म। पहले जो टैक्स रेट है दैट इज 0.1%, नाउ इट हैज बीन इंक्रीज टू 0.15%। ओके। सिमिलरली, फिफ्टी अगर, परसेंट इंक्रीज हो गया इट मीन सर। यस यस ओके। यस यस, एंड गुड। ऑल्सो सिमिलरली इन केस ऑफ कि जहां पर आपने ऑप्शन एक्सरसाइज किया हुआ है इंट्रिंसिक प्राइस के बेसिस पे, सो अर्लियर इट वाज 0.125%, नाउ इट हैज बीन ब्रोट टू द पैरिटी 0.15%, एज ओके। सेम एज द सेल ऑफ ऑप्शन। अगर मैं बात करूं फ्यूचर्स के केस में, तो पहले 0.02% था, नाउ इट हैज बीन इंक्रीज टू 0.05%। सो 150% tax has been increased in the case of sale of futures. So this increase in tax rate in future and options can be, it may have a big impact on the speculative transactions, on the or the F&O transactions which are being हम्म। traded on the different stock exchanges. हम्म। So this was the one major change which impacts the market drastically, which impacted. There is another point, there is another point which may हम्म। have impacted the market. उसका अगर मैं बात करूं, that relates to the dividend income. पहले डिविडेंड इनकम के केस में 20% जो है आप डिडक्शन ले सकते थे इन रिस्पेक्ट ऑफ द इंटरेस्ट एक्सपेंस इफ एनी हैज बीन incurred in earning the dividend income. ओके। But now a change has been made कि आपकी अगर कोई डिविडेंड इनकम है, तो हम्म। उसके अगेंस्ट कोई भी एक्सपेंस अवेलेबल नहीं होगा, नीदर ऑफ द इंटरेस्ट, नीदर एनी अदर इनकम, एनी अदर एक्सपेंस, लाइक कोई आपका सैलरी है, कोई कमीशन आप किसी को पे कर रहे हो, किसी को कंसल्टेंसी दे रहे हो, सो नीदर ऑफ द एक्सपेंस विल बी क्लेमेबल एज डिडक्शन, सेल ऑफ इन केस ऑफ डिविडेंड इनकम, और इन केस ऑफ इनकम फ्रॉम म्यूचुअल फंड्स, इन बोथ द केसेस। तो ओके। दिस इज अनदर पॉइंट। अगर मैं थर्ड पॉइंट की बात करूं, तो दैट वी विल डिस्कस अबाउट द बायबैक, सो विल डिस्कस विद दैट ओनली। ओके। यस। तो आई थिंक मेरे को शेयर मार्केट का थोड़ा कम पता है, आप लोगों को समझ आया होगा जिस जिसका इंटरेस्ट है। तो क्योंकि मेरे को तो जो चीज़ें मेरा इंटरेस्ट की हैं मैं वही ज़्यादा देखता हूँ, मैं ऑप्शन और फ्यूचर में नहीं जाता।
ऑप्शन फ्यूचर में ट्रेड भी नहीं करता सर। मैंने आज तक ऑप्शन फ्यूचर आई थिंक कभी ट्रेड किया ही नहीं। मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ ओनली, या थोड़ा बहुत म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता हूँ। बट ये डिविडेंड वाला जो आपने बताया कि एक्सपेंस, मुझे आई थिंक लगता है कि नॉर्मली लोग डिविडेंड जो आता है वो डायरेक्टली इनकम में ही शो करते हैं, बट एक्सपेंस क्लेम करते हैं या नहीं। अब आप अकॉर्डिंग टू यू अब क्लेम नहीं कर सकते एक्सपेंस, आप पहले क्लेम नहीं कर अवेलेबल था। सकते, यस, अर्लियर इट ओके, वाज तो अवेलेबल। ये नोट करने वाली बात है कि आप एक्सपेंस उसके अगेन आप क्लेम नहीं कर पाओगे अब। तो सर इसके बाद एक पॉइंट आता है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड बॉन्ड का। यस, तो अंदर भी शायद कुछ चेंजेस आए हैं, तो बिल्कुल। वो क्या चेंजेस हैं प्लीज वो एक बार थोड़ा बताएंगे यस तो। यस, जो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स हम्म। एक्चुअली इंट्रोड्यूस किए गए थे 2015 में 2015 में। एज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ द फिजिकल गोल्ड, कि कोई अगर गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है या गोल्ड हम्म। बाय करना चाहता है, एज हम्म। अ कल्चर जो कि हमारे इंडियन ट्रेडिशन में बहुत ज़्यादा है, हम्म। कि किसी का मैरिज हो या कोई भी फंक्शन हो या फिर घर में कोई इन्वेस्टमेंट का जो सबसे सेफर सोर्स माना जाता है दैट इज गोल्ड। सो बिल्कुल सर। रादर देन कीपिंग द गोल्ड फिजिकली, so there was the option which was provided to invest in the sovereign gold bonds, which is equivalent to the gold, जहां पर गवर्नमेंट इवन उस बॉन्ड्स के अगेंस्ट कुछ एक मिनी नॉमिनल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट भी देता है 2.5% के अराउंड। एग्जैक्टली। सो व्हेन इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इट कम्स विद द पॉइंट कि आप अगर गोल्ड बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करेंगे तो उससे जो भी कमाई होगी दैट विल बी टैक्स फ्री, नो कैपिटल गेन्स विल बी देयर। नाउ द सेम हैज बीन अमेंडेड। अब ये बोल दिया गया है कि सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स हम्म। ओरिजिनली जब उसको स्टार्ट होगा, जब गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करेगी, हम्म। अगर आपने तब उसको बाय किया है और उसको आप रिडम्पशन पे सेल करते हो, हम्म। उसकी जब रिडम्पशन है उसको रिडम्पशन पर ही सेल करते हो, देन ओनली द एग्जम्पशन विल बी अवेलेबल। ओके। अगर एक भी कंडीशन ब्रीच है कि आपने मान लो इनिशियली सोवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीदा व्हेन द स्कीम इज बीइंग इंट्रोड्यूस्ड, बट आप उसको सेल कर रहे हो बिफोर इट्स रिडम्पशन, then no capital gain exemption will be available. ओके। सिमिलरली अगर आपने खरीदा बाद में और आपने उसको बेचा रिडम्पशन पर बेशक, तब भी आपको एग्जम्पशन नहीं मिलेगी, या फिर आप खरीद रहे हो बेच रहे हो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, हम्म। then also the exemption will not be available. So this exemption has been limited only where the purchase has been made at the time of its introduction and sold at the time of maturity. एंड इसके साथ एक जो सबसे बड़ी चीज जो आ जाती है कि दिस रूल विल बी एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल 2026। तो हम्म। अगर किसी के पास गोल्ड बॉन्ड्स आज की डेट में है हम्म। और वो आपने अगर स्कीम जब इंट्रोड्यूस हुई उस टाइम पर ना खरीद करके यू हैव बॉट इट एट अ लेटर स्टेज, हम्म। एंड सो इफ यू सेल इट बिफोर 31 मार्च देन नो कैपिटल गेन विल बी देयर। ओके। However, if the sale will be made after 31st March 2026, then the capital gain will come for sure हम्म। on the amount of the income earned. So that needs to be taken care in respect of all the assessees where the people have invested in sovereign gold bonds. तो जो डायरेक्ट बात एक समझ आती है सर, जिसने कोई भी कंडीशन ब्रीच करके अगर खरीदा हुआ है और पहले बेचना चाहता है तो 31 मार्च से पहले बेच दे, जी, 31 मार्च तक बेच दे, या फिर रखे रिडम्पशन तक। अगर कोई भी कंडीशन पहले भी ब्रीच नहीं है तो 31 मार्च के बाद रखे बेशक, लेकिन वो रिडम्पशन पे बेचे तो आपको टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। वरना गवर्नमेंट तैयार बैठी है, गवर्नमेंट को बहुत टैक्स की जरूरत है। डेवलपमेंट के लिए देश को टैक्स की तो जरूरत होती है, वो इसीलिए हर बार बजट बढ़ता ही जा रहा है, बजट बढ़ता ही जाता है हमारा। तो खर्चा भी बढ़ रहा है, जैसे लोग बढ़ रहे हैं वैसे ही खर्चा बढ़ता रहता है, तो पैसे चाहिए गवर्नमेंट को। तो जो देश को डेवलपमेंट में अपना साथ देना चाह रहा है तो वो ना बेचे, बट अदरवाइज अगर कोई कंडीशन ब्रीच है तो 31 मार्च तक सेल कर दे उसको, है ना। चलो definitely. ठीक है सर। नेक्स्ट जो सर चेंजेस आए हैं वो शायद कुछ डेटा सेंटर से रिलेटेड आए हैं। Yes. तो अभी हम डिस्कस करेंगे वो आपके साथ पे डेटा सेंटर के ऊपर क्या चेंजेस आए हैं वो उसके बारे में हम Yes. जानना चाहेंगे। अगर मैं इसके बारे में थोड़ी सी एक द इम्फेसिस ऑफ द गवर्नमेंट अगर मैं बताऊं पहले हम्म। डेटा सेंटर से रिलेटेड, हम्म। सी इफ यू विल सी कि आज की डेट में हम्म। इट्स अ डिजिटल वर्ल्ड जहाँ पर अब एआई हैज आल्सो टेकन अ बिग लीप, और सो नाउ द डेटा इज बीइंग वेरी इंपॉर्टेंट। आज आप सोशल मीडिया की बात करें या कुछ किसी भी चीज़ की बात करें, सो द सर डेटा। डेटा, एक एक मिनट मैं ब्रेक करूंगा इसके अंदर आपको। थोड़ा सा ना डेटा के बारे में ना, एक मैं हमारा टैली का एक
प्रोग्राम था जिसके अंदर मैं गया था, वहां पे एक विनोद कोठारी जी हैं, वो बोलते हैं डेटा के बारे में एक बात करते हैं ना, तो डेटा झूठ नहीं बोल सकता, बेटा झूठ बोल सकता है। तो डेटा के बारे में खास कहा जाता है, डेटा झूठ नहीं बोलेगा, बेटा बोल सकता है। तो डेटा को केयर करना बहुत जरूरी है, तो उसी के ऊपर कुछ चेंजेस हैं, वो सर बताएंगे। तो डेटा। ओनली इन ऑर्डर टू इम्फेसिस कि हम्म। जो डेटा है, डेटा सेंटर्स है, हम्म। दैट नीड्स टू सेटअप इन इंडिया। कि फॉर एग्जांपल वट एवर द डेटा, मान लीजिए आज हम ये जूम कॉल भी कर रहे हैं हम्म। और हम डे टू डे रूटीन में यूट्यूब चला रहे हैं, हम्म। फेसबुक को यूज कर रहे हैं, सो देर इज सम डेटा, देर इज द सोर्स, देयर डेटा सेंटर वेयर द डेटा इज बीइंग स्टोर्ड। वो आज की डेट में मोस्टली रिजाइड्स विद द अदर कंट्रीज आई थिंक लाइक लाइक यूएस, यूएस। यूरोप। हम्म। अब जैसे चाइना, द चाइना इज देयर, जो कि अपने डेटा को कहीं और जाने नहीं देता जल्दी से। दे हैव ओके। देयर ओन वो अपनी सर्वर्स, कंट्री में they रखते have हैं। their own systems. हम्म। So keeping uh, into the emphasis of the data हम्म। and its safety, अभी the government is emphasizing कि data centers should be developed in India. And now in order to emphasize further कि जो भी data centers इंडिया में यूज होंगे, वो हम्म। that also needs to be promoted. तो अगर कोई भी सर्विस प्रोवाइडर अगर बीइंग अ फॉरेन कंपनी, अगर वो इंडियन डेटा सेंटर्स को यूज करता है इन हम्म। ऑर्डर टू प्रोवाइड इट सर्विसेज, दैट फॉरेन कंपनी विल बी एलिजिबल फॉर टैक्स एग्जम्पशन टिल 31st March 2047. ओके। So more than 21 years of the time is being provided हम्म। from the date as on from today, कि अगर आज की डेट में कोई डेटा सेंटर यहाँ पर सेटअप हो रहा है और हम्म। कोई भी फॉरेन कंपनी उस डेटा सेंटर्स को यूज करती है फॉर स्टोरिंग द डेटा, तो हम्म। उसकी जो भी इनकम, द इनकम विच एक्रूज इन इंडिया, वो डेटा सेंटर से जो आएगी। उस जो भी इनकम एक्रू हम्म। होगी इंडिया हम्म। से, हम्म। दैट विल बी टैक्स फ्री टिल 31st March 2047. ओके। सो अब उसके अंदर कुछ कंडीशंस भी रखी है। जो डेटा लाइक सर। सेंटर है, हम्म। दैट शैल बी प्योरली कंट्रोल्ड एंड ओन्ड बाय द इंडियन एंटिटी। ओके। उसमें कोई भी किसी भी फॉरेन कंपनी मतलब का जो स्टेक नहीं सेटअप होना है वो चाहिए। फॉरेन कंपनी सेटअप नहीं कर सकती, यस इवन, सेटअप इंडिया वालों को ही करना है। यस एंड इवन इट हैज बीन प्रोवाइडेड कि जो डेटा सेंटर के अंदर कोई भी अगर फिजिकल डिवाइसेस यूज हो रही है लाइक हार्ड डिस्क, सर्वर्स, वट एवर इट इज, हम्म। उसमें भी कोई भी इन्वेस्टमेंट जो है वो फॉरेन कंपनी की नहीं होनी चाहिए। मत। एंड ऑल्सो वन मोर थिंग, हम्म। कि जो इंडिया में, हम्म। अगर इंडिया में उस डेटा सेंटर के थ्रू किसी भी इंडियन क्लाइंट को सर्विसेज प्रोवाइड हो रही है, हम्म। दैट शुड बी थ्रू आर रीसेलर एंटिटी लोकेटेड इन इंडिया ओनली। अगर इंडियन किसी पर्सन को हम्म। सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है बाय अ फॉरेन कंपनी फॉरेन बाय कंपनी। यूजिंग द डेटा सेंटर, हम्म। देन इट इज मैंडेटरी हम्म। देयर शुड बी अ रीसेलर एंटिटी which is located in India through which the service is being provided. तो फॉरेन कंपनी रीसेलर एक इंडिया में क्रिएट करे, उसके थ्रू दे, ऐसा कुछ। इंडियन पर्सन को। इंडियन पर्सन को। तो यस। उससे क्या बेनिफिट मिलेगा सर? और अगर वो फॉरेन में अगर किसी को दे रही है, हम्म। अगर वो फॉरेन में ही दे रही है, तो इट हम्म। कैन गिव इट डायरेक्टली। हम्म। उसकी इनकम इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगी, वो तो वैसे भी नहीं होगी आई थिंक। या बिकॉज डेटा द सेंटर डेटा का तो सेंटर इज लोकेटेड इन इंडिया। इंडिया, सो द इनकम इज एक्रूइंग फ्रॉम इंडिया। एक्विंग फ्रॉम सो इंडिया। इन दैट केस ऑल्सो अगर वो फॉरेन कंपनीज को भी देते हैं, हम्म। दैट विल रिमेन टैक्स फ्री। ओके। सो दैट इज द तो बेसिक एजेंडा टू प्रोवाइड द टैक्स फॉरेन एग्जम्पशन। कंपनी को देना है तो आप डायरेक्ट दे दो, बट अगर इंडियन कंपनी को, किसी को, इंडियन को किसी को देना है तो रीसेलर भी इंडिया का होना चाहिए। यस, रीसेलर ओके। एंटिटी शुड बी और फ्रॉम इंडिया। सारा का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया, इंडियन के द्वारा बनाया हो, इंडिया कंपनी का हो, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, हार्ड डिस्क लगी है, कुछ भी लगा है, वो यस इंडिया का लगा होना चाहिए। एंड ऐसा नहीं है कि मतलब फॉरेन कंपनी ने ही अपना इंफ्रास्ट्रक्चर दिया किसी को, इंडियन बंदे को, और वो अपना लगाया, और वो टैक्स हॉलीडे लेता जा रहा है, बट उसका बेनिफिट सारा उठाया जा यस रहा है। यस तो इंडिया चाहता है कि हमारा अपना खुद का डेटाबेस, डेटा सेंटर होना चाहिए, यस ताकि उसको प्रमोट करें। और वो 31 मार्च 2047 बोला ना सर शायद आपने? 2047। वो तब तक, क्योंकि 2047 तक हमारा देश चाहता है कि फुल्ली डेवलप्ड हो कंट्री बन जाए, तो उसके अकॉर्डिंगली, उसके हिसाब से उन्होंने ये दिया है, यस ताकि यस डेटा सेंटर तब तक डेफिनेटली। प्रॉपरली क्रिएट हो जाएं, और वो टैक्स हॉलिडे को सोचते हुए सेटअप भी कर लें। तो बिल्कुल। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। तो एक बायबैक के ऊपर भी कुछ चेंजेस आए हैं सर, यस जो यस बायबैक के टैक्स पे हैं। तो पहले बायबैक में क्या होता था और अब क्या है, तो इसके बारे में भी हम डिस्कस करना चाहेंगे अब। yes, there are तो major changes in the buyback taxation, major changes. जी सर। uh, Earlier in finance,
Act 2024, the हम्म changes were introduced related to buyback. हम्म Before 2024, there was buyback distribution tax. The separate हम्म distribution tax was there. बट फाइनेंस एक्ट 2024 आया, उसके बाद हम्म बायबैक का जो टैक्स करने का तरीका था वो शिफ्ट कर दिया अपॉन द रिसिपिएंट, की जो बायबैक के बेनिफिट्स रिसीव कर रहा है. जी द प्रोविजंस वर शिफ्टेड लाइक कि जो भी बायबैक की वजह से जो भी वैल्यू रिसीव होगी, हम्म दैट विल बी टैक्सेबल, दैट विल बी टैक्सेबल इन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज. द होल सेल प्राइस, द होलसेल होल प्राइस इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में इनकम आएगा। फ्रॉम अदर सोर्सेज में आ रहा था. ठीक है। और जो भी कॉस्ट थी, कॉस्ट हम्म ऑफ एक्विजिशन ऑफ दोज हम्म बायबैक शेयर्स वाज अलाउएबल एज अ लॉस इन कैपिटल गेन्स. ओके। बट इसकी वजह से जो मेजर इम्पैक्ट आता था कि सेल वैल्यू पूरी टैक्स हो जाती थी. अभी जो हम्म लॉसेस है दैट वो सेट ऑफ होंगे नहीं होंगे, करंट ईयर बिल्कुल में होंगे, आने वाले टाइम में होंगे. उसकी वजह से टैक्स पेयर्स वर गेटिंग ट्रबल्ड कि उनके ऊपर पूरी सेल के ऊपर उनको टैक्स पे करना पड़ रहा था. बिल्कुल। So now this whole regime has once again shifted हम्म by way of amendments in this finance bill, हम्म जिसके अंदर अब ये बोल दिया गया है कि डिविडेंड के थ्रू टैक्सेशन नहीं होगा. ओके। जो भी बायबैक के ऊपर प्रॉफिट होगा दैट विल बी टैक्स्ड एज कैपिटल गेन ओनली. जो आपने 100 रुपीज का शेयर बाय किया, बायबैक के टाइम पर वो 200 रुपये में जा रहा है, तो हम्म नाउ द टैक्स नीड्स टू बी पेड ऑन द 100 रुपीज ओके। जो ओनली. डिफरेंस है उस पे उस पे ही आपको लगेगा, कैपिटल गेन पे लाइक टैक्स देना यस, है। लाइक अ नॉर्मल कैपिटल नॉर्मल गेन. कैपिटल गेन बना दिया बायबैक को। यस. वो तो शॉर्ट टर्म है तो शॉर्ट टर्म के शॉर्ट हिसाब टर्म से है तो होगा, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म है तो लॉन्ग लॉन्ग टर्म। टर्म है तो वही वो ट्वेल्व शॉर्ट पॉइंट टर्म फाइव लॉन्ग टर्म आई परसेंट थिंक 12 मंथ का ही है उसके अंदर, यस. तो वही रहेगा, यस. है ना। एंड देर इज वन मोर थिंग विच हैज बीन यस सर। इंट्रोड्यूस्ड हम्म कि जो प्रमोटर्स है, हम्म प्रमोटर्स के लिए बायबैक के केस में हम्म देर इज द टैक्स रेट हैज बीन इंक्रीज्ड. कि अगर कोई प्रमोटर्स है हम्म और वो बायबैक में अपने शेयर सेल कर रहा है, देन द हायर टैक्स रेट विल बी एप्लीकेबल ऑन द प्रमोटर्स. हायर टैक्स रेट प्रमोटर्स पे रहेगा। And the reason that has been provided in the memorandum to the bill is हम्म that the promoters have a influence in the decision making related to the buyback. हम्म So, as they are having an influence, and in order to make their tax planning, हम्म so the higher tax rate has been introduced so that they can't misuse the provisions of the बायबैक। buyback. ओके। So the higher tax rate has been provided. कि वो अपने शेयर निकालना चाहता है बायबैक के थ्रू, तो वो हायर टैक्स रेट रहे ताकि वो निकलना की ट्राई ना करे। यस. ऐसा कुछ। सो इट हैज बीन प्रोवाइडेड. अगर मैं ओके। बात करूं कि कितना हाइयर टैक्स रेट है, द हाइयर टैक्स रेट अप टू 30% इज बीइंग प्रोवाइडेड इन रिस्पेक्ट ऑफ द बायबैक ऑफ द शेयर्स बाय द प्रोमोटर्स. 12.5% की जगह दे कैन बी लेविड अप टू अ टैक्स रेट ऑफ 30% इन केस ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स. 30% तक उनके ऊपर टैक्स रेट चार्ज हो सकता है अगर वो फॉरेन कंपनी, फॉरेन प्रमोटर है. ओके। और अगर जो प्रमोटर है दैट इज इंडियन कंपनी, तो उस केस में मैक्सिमम जो टैक्स रेट जा सकता है दैट इज 22%. 22% मतलब इंडियन नाइन के ऊपर। 12.5 प्लस 9.5%. सेस। नाइन पॉइंट सरचार्ज। फाइव परसेंट एडिशनल टैक्स. एडिशनल टैक्स। ओके। एंड अगर जो बायबैक प्रमोटर है, जो प्रमोटर है दैट इज अ फॉरेन कंपनी, हम्म देन उस केस में 12.5 प्लस प्लस 17.5%, सेवनटीन सेवनटीन पॉइंट पॉइंट फाइव फाइव परसेंट एडिशनल टैक्स इन केस ऑफ लॉन्ग टर्म. और अगर मैं शॉर्ट टर्म की बात करूं द टैक्स रेट इज 2% इन केस ऑफ इंडियन प्रमोटर. टू और परसेंट अगर फॉरेन प्रमोटर है तो उस केस में 5%. 5%, ये यस, शॉर्ट टर्म में था। एडिशनल टैक्स, वो एडिशनल लॉन्ग टर्म टैक्स. में था, वो शॉर्ट टर्म में। शॉर्ट टर्म में बिकॉज द टैक्सेशन इज बीइंग मेड थ्रू द लाइक टैक्स स्लैब हम्म रेट्स और वट एवर द टैक्स रेट इज एप्लीकेबल, तो हम्म उसके लिए हाईएस्ट टैक्स रेट आइडेंटिफाई करना डिफिकल्ट है. सो ओके। द एडिशनल टैक्स रेट इज तो वो लॉन्ग टर्म में लगेगा। ये. No, 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 नहीं that is लॉन्ग। applicable हम्म on the short term as well as हम्म long term. In case ओके। of short term, 2% will be applicable, हम्म and additional tax rate of 9.5% will be applicable in case of long term. ओके। अगर इंडियन प्रमोटर है तो ठीक है। 2% शॉर्ट टर्म, हम्म 9.5% लॉन्ग टर्म लॉन्ग टर्म। अगर इंडियन प्रमोटर है. ठीक है ठीक है। सिमिलरली अप टू 17.5% इन केस ऑफ फॉरेन प्रमोटर. फॉरेन टर्म। यस. तो ठीक है सर, आई थिंक क्लियर हुआ होगा आपको। लास्ट में अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ नोट करके रख लीजिए, हम लास्ट में सबके क्वेश्चंस के रिप्लाई भी करेंगे इस बारे में। तो आगे बढ़ते हैं हम
कुछ चेंजेस जो आए हैं सर टीडीएस को लेकर के, जी। तो उसमें क्या क्या चेंजेस हैं वो आप बताएंगे प्लीज। थोड़ा सा ब्रीफ में हम्म। मतलब देर आर स्मॉल स्मॉल चेंजेस, लाइक हाँ। देर इज लाइक एमएसीटी क्लेम, मोटर एक्सीडेंट कंपनसेशन ट्रिब्यूनल, अगर कोई अगर क्लेम देती है तो उसके हम्म। इंटरेस्ट पर पहले टैक्स था, सो नाउ उसके ऊपर द होल टैक्स एग्जम्पशन इज बीइंग प्रोवाइडेड, द टैक्स देर विल बी नो टैक्स ऑन द इंटरेस्ट ऑन द कंपनसेशन प्रोवाइडेड थ्रू एमएसीटी। और ओके। सिमिलरली उसके ऊपर जो टीडीएस के प्रोविजंस पहले एप्लीकेबल होते थे, नाउ हम्म। द इनकम हैज बीन मेड एग्जाम, तो उसके ऊपर अब कोई टीडीएस भी नहीं लगेगा। And the another major change, हम्म। it relates to the no lower and nil TDS certificates. बट जो आपने पहला पॉइंट जो बताया कि मेरा कोई एक्सीडेंट होता है तो मेरे को एक्सीडेंटल अगर क्लेम मिलता है, Mhm. तो क्लेम के अंदर अगर मेरे को इंटरेस्ट मिलता है तो पहले वो टैक्सेबल था आई थिंक। Yes. तो टैक्सेबल था तो टीडीएस भी डिडक्ट होता था। तो मैं जब आईटीआर भरता था वो टीडीएस क्लेम करना है वगैरह वगैरह, और एक्सीडेंटल है ऑलरेडी। ऑलरेडी जब एक्सीडेंट होता है तो वैसे ही मतलब पैसे की कमी आती है, कोई कहीं ना कहीं क्राइसिस आते हैं फाइनेंशियली, तो टीडीएस डिडक्ट हो गया, वो पहले ही एक्सीडेंटल पैसा है, और उस पर कुछ लेट हुआ तो इंटरेस्ट मिल रहा है वो भी टैक्सेबल है, उसका टीडीएस भी डिडक्ट हो रहा है। तो वो सब रिमूव कर दिया गया। अब जो आएगा एक्सीडेंट इंश्योरेंस का क्लेम का पैसा, वो मेरा सब टैक्स फ्री है ना, Definitely. और ना उस पर टीडीएस डिडक्ट कर रहा है, तो फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं आएंगे इसको लेकर के। तो वो एक अच्छा डिसीजन आई थिंक सरकार ने Yes. लिया है। Yes. Yes. तो Yes. ठीक है सर, नेक्स्ट आप जो बोल रहे थे नील को लेकर के। लोअर और नील टीडीएस सर्टिफिकेट्स अगर अभी तक हम लेते थे, हम्म। सो वी हैव टू अप्रोच टू द असेसिंग ऑफिसर, हाँ। मैनुअली एप्लीकेशन फाइल होती थी। सो बिल्कुल। नाउ दिस देर द प्रपोजल हैज बीन ब्रोट इन हम्म। टू शिफ्ट दिस प्रोसेस हम्म। to the online mechanism, कि by way of the portal only we can apply for lower or nil TD, lower deduction or nil deduction, हम्म। कि हमारे ऊपर जो टीडीएस है हम्म। that should be applicable at a lower rate or nil rate. तो ओके। the all it will go with the system, so rather than manual process. तभी मैनुअल प्रोसेस सब बंद हो गई है, उसके अंदर आपको हाँ जो भी जी। करना है तो वो यस। आपको ऑनलाइन ही करना है। यस। ऑनलाइन सर इनकम टैक्स लॉगिन से होगा ये सब। सो द प्रोसेस विल कम फॉरवर्ड, कि उसके लिए ओके। रूल्स या तो प्रोसीजर्स प्रोसेस आएंगे। के रूल और प्रोसीजर आ जाएंगे। और आई थिंक आज एक मैंने सीबीडीटी की एक पोस्ट भी पढ़ी थी, शायद कोई न्यूज में आई थी, तो उसमें क्या है, इस बार आपके जो फॉर्म्स हैं इनकम टैक्स की रिटर्न्स के, वो 31 मार्च से पहले इसी महीने में आपके पास आ जाएंगे। तो आई थिंक हम उम्मीद कर सकते हैं 1 अप्रैल से आप आईटीआर भी फाइल कर पाओगे। मैक्सिमम लोग ये चाहते थे कि मतलब जब फॉर्म्स आते थे लास्ट ईयर, जैसे 15 सितंबर तक आईटीआर की ड्यू डेट चेंज की यस। गई थी, यस। यस। क्योंकि फॉर्म्स ही रेडी नहीं थे, कुछ चेंजेस करना था वगैरह वगैरह। इवन इनकम टैक्स एक्ट नया आ गया है, अभी जो इनकम टैक्स एक्ट यस। है नया आ जाएगा 1 अप्रैल 26 से। इवन देन आपको आईटीआर के फॉर्म्स फरवरी के लास्ट तक अप्रोक्सीमेट मिल जाएंगे, और आप 1 अप्रैल से रिटर्न भी फाइल कर पाएंगे। ये पोस्ट एक सीबीडीटी के शायद चेयरमैन की थी या पता नहीं, मुझे मैंने आज ही पढ़ी है। तो वो भी आपके लिए अवेलेबल रहेगा। दिस तो वाज अनाउंस्ड बाय द एफएम इन द बजट स्पीच ऑल्सो, कि ओके। जो फॉर्म्स है वो हम इस बार जल्दी हम्म। लेके आने वाले हैं, बट लेट वी हैव टू सी कि वो विल दे बी एबल टू मीट देयर कमिटमेंट्स और नॉट, बिकॉज बट जहां तक मेरे को सुनने में आ रहा है कि हम जो आपस में प्रोफेशनल्स बात कर रहे थे कि मतलब क्यों ये जब ये अपना टाइम पे काम नहीं कर पाते तो हमसे क्यों उम्मीद करते हैं कि हम ड्यू डेट को मीट कर पाएं। तो वो जैसे तैसे बात वहां तक पहुंची है, तो उन्होंने कोशिश की है कि इस बार वो 31 मार्च से पहले फॉर्म प्रोवाइड करवा देंगे। तो अनाउंसमेंट भी उन्होंने भी, फाइनेंस मिनिस्टर ने भी की है, प्लस पोस्ट भी अब आ रही है सीबीडीटी की तरफ से। तो उम्मीद कर सकते हैं कि 31 मार्च से पहले आ जाएंगे, बट लेट्स सी क्या होता है। होप तो फॉर द बेस्ट। हाँ। बाकी जैसे आपने बताया कि जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 है, हम्म। the current regime, that is up to this 31st March 2026 only. From हम्म। 1st April 2026 2026, the new law Income Tax एक्ट Act 2025 2025 will be विल बी इन फोर्स। applicable. हम्म। बट अगर मैं बात करूँ फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए, हम्म। दिस ओल्ड एक्ट, दिस ओल्ड इनकम टैक्स एक्ट 1961 will remain applicable रिमेन एप्लीकेबल। for financial year 25-26. असेसमेंट ओके। ईयर 26-27 में दिस तो ओल्ड एक्ट विल अभी बी। जो हम रिटर्न फाइल करेंगे 31/3/26 की, 1 अप्रैल 25 से 31/3/26 की, उसके लिए हमारा इनकम टैक्स एक्ट पुराना ही एप्लीकेबल है यस। 1961। यस। 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 जो नेक्स्ट ईयर हम रिटर्न फाइल करेंगे 31 मार्च 2027 की, उसके लिए हमारा इनकम टैक्स एक्ट 2025 एप्लीकेबल रहेगा, है ना। यस। यस। तो डेफिनेटली। अभी आप लोग कहीं ऐसा ना हो कि अभी सेशन लगाया था, बजट आया था, नए सेशन की बात की थी, और आईटीआर जो भरने लगो उसमें कोई आपको कोई सेक्शन पढ़ना पड़ जाए, आप इनकम टैक्स एक्ट का नया एक्ट उठा लो और ये कर दिया, और बाद में लिटिगेशन में जाओ तो ये पता चले कि हमारे पास दो, वो तो एप्लीकेबल तो था 1961 ही, और हम 2025 लगा के बैठे हैं। द तो एक क्लियर रखें 31 मार्च 2026 तक
हमारे पास इनकम टैक्स एक्ट 1961 ही लग रहा है, और 1 अप्रैल 26 के बाद के जो भी होंगे उसमें हमारा इनकम टैक्स एक्ट 2025 लगेगा, यस, है ना? जो न्यू इनकम टैक्स है, द न्यू हम्म। इनकम टैक्स ट्वेंटी 2025 फाइव इज मेड इफेक्टिव फ्रॉम 1 अप्रैल टू थाउजेंड ट्वेंटी सिक्स 2026। तो ओके। 1 अप्रैल 2026 के बाद हम्म। जो भी ट्रांजेक्शन्स होगी या जो भी एक्टिविटी, द एक्टिविटी विच इज बीइंग अंडरटेकन बाय एनी एसएससी, दैट हम्म। विल बी गवर्न्ड बाय दैट पर्टिकुलर एक्ट ओनली। तो जी अभी सर। जो फाइनेंशियल ईयर 25-26 में हम्म। जो भी एक्टिविटीज हुई हैं या जो भी ट्रांजेक्शन्स हुई है बाय एनी एलिजिबल एसएससी, हम्म। दैट इज अंडर द परव्यू ऑफ द ओल्ड इनकम टैक्स लॉ ओके। ओनली। सो अगर मैं बात करूँ टीडीएस में और चेंजेस की, तो हाँ। जो एक मेजर और चेंज आया जिसकी वजह से कंप्लायंस शिफ्ट होगा थोड़ा सा, हम्म। दैट इज बिंग रिलेटेड टू द सबमिशन ऑफ नॉन डिडक्शन फॉर्म्स डिक्लेरेशन 15G 15H हम्म। with the different companies in respect of डिविडेंड इनकम एटसेट्रा। कि जैसे अभी आप देखते हो हमारे पास डिविडेंड इनकम आ रहा है तो कंपनी की तरफ से आ जाता है कि आप अपना 15G जमा कराओ हम्म। अगर आपको लगता है कि आपका टीडीएस नहीं डिडक्ट होना चाहिए। ठीक है। सो दैट कम्स विद द एवरी कंपनी। आपके पास 100 कंपनी के शेयर्स है तो यू हैव टू डिपॉजिट विद द 100 ऑफ द कंपनीज। सो जी नाउ सर। दिस द शिफ्ट हैज बीन मेड कि अ सिंगल फॉर्म नीड्स टू बी सबमिटेड विद द डिपॉजिटरी ओनली। कि जो भी ओके। आपकी डिपॉजिटरी है, CDSL NFDS एन एस, जो भी है यस, उसको सबमिट कर दीजिए। एंड दे विल डिस्ट्रीब्यूट टू द डिफरेंट कंपनीज। जिसके पास भी आपके शेयर्स हैं वो वहां से डाउनलोड कर लेंगे, है यस, ना? तो यस, यस, हमें सबको देने की जरूरत नहीं है अब। हमारा जो काम है वो कम हो गया है कि हम एक सिर्फ डिपॉजिटरी को दे देंगे, और उसके बाद अपने जिस जिस कंपनी के शेयर खरीदेंगे, मेरे पास 1,000 कंपनी के शेयर है तो 1,000 कंपनियां अपने आप उनसे लेती रहेंगी। बट 1,000 कंपनी में सर फिर टैक्सेबल ही हो जाएगा, फिर देने का जरूरत ही नहीं है। आगे 15G 15H तो अगर आप देना जब चाहते हो तो टू जब द इतनी कंपनी के शेयर होंगे तो मेरी इनकम इतनी होगी सर, मेरे को देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो भगवान करे सबके पास इतने ही शेयर हों, 1,000 कंपनियों में शेयर हों, तो फिर वो 15 देना ही नहीं पड़ेगा। तो 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 अगर मैं बात करूँ टीसीएस के हम अंदर, भगवान से प्रे जरूर करते हैं जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनके पास इतने शेयर हों, 1,000 कंपनी के कम से कम। ज्यादा हो तो अच्छी बात है। तो आगे उसके बढ़े सर। उसके अलावा जो एक चेंज आया दैट इज हम्म। इन द टीसीएस। कि हम्म। टीसीएस के अंदर जो रेट्स है, द रेट हम्म। ऑफ टैक्स वर इरेगुलर। कि हम्म। कहीं पर 1% भी टैक्स था और हम्म। देर इज अ टैक्स रेट अप टू 5% ऑल्सो। नाउ हम्म। इट हैज बीन रैशनलाइज्ड टू ब्रिंग as one tax rate of 2% in all the cases। अगर मैं बात करूँ सेल ऑफ लिकर के केस में द टैक्स रेट इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 1% टू 2%। हम्म। तेंदू लीव्स के ऊपर पहले 5% था, नाउ इट हैज बीन रिड्यूस टू 2%। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ सेल ऑफ स्क्रैप या सेल ऑफ मिनरल्स के केस में पहले 1% था, नाउ इट हैज बीन इंक्रीज टू 2%। अगर मैं बात बोलूँ कि रेमिटेंस अंडर एलआरएस फॉर एजुकेशन था, इट हैज बीन रिड्यूस टू 2% फ्रॉम 5%। ऐसे अगर टूर प्रोग्राम पैकेज के लिए कोई हम्म। टीसीएस था तो पहले 5% भी था और 20% भी था। 5% अगर इनकम 10 लाख से कम थी, अगर 10 लाख से ज्यादा थी, सॉरी, और 10 लाख से ज्यादा था तो हम्म। 20%। नाउ द वन टैक्स रेट ऑफ 2% इज देयर इन केस ऑफ ओवरसीज पैकेज ऑल्सो। ओके सो सर। सिंगल टैक्स रेट इन केस ऑफ। यहाँ जहाँ 2-3 आइटम पे 1-1% था सर, उनका 2% हुआ, उनको थोड़ी सी दिक्कत होगी। बट बाकी की तो जो 5-5% से 2% पे आए हैं वो खुश होंगे। तो यस, लेकिन ये स्ट्रीमलाइन कर दिया है, प्रोफेशनल्स के लिए अच्छा है कि जो भी पूछे 2% लगा दो। तो आपको ज्यादा ये नहीं सोचना किस पे 5 लग रहा है किस पे 1 लग रहा है। तो TCS अगर आएगा तो 2% आएगा, है यस, ना? सिंपल तो सिंपल टैक्स रेट हैज बीन आप इंट्रोड्यूस्ड। प्रोफेशनल्स लगभग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो आप लोगों के लिए खुशखबरी है कि आपको जिसके ऊपर भी लगाना है 2% TCS लगाओ। जी, अगर एप्लीकेबल है तो 2%, और नहीं है तो फिर 0 है। तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है कितना परसेंट है। तो TCS इज इक्वल टू 2%, 2%, यस, है यस। ना? ओके, आगे बढ़ते हैं सर। ये कंप्लीट हो गया क्या अपना? TDS के ऊपर और कुछ नहीं है सर? देर आर स्मॉल चेंजेस ऑल्सो, मैं हम्म। उसको हाईलाइट नहीं कर रहा हूँ, लाइक हम्म। कि मैन पावर थी, मैन पावर के लिए देर वॉज अ डाउट कि वो कॉन्ट्रेक्चुअल में कवर होगा या टेक्निकल सर्विसेज में कवर होगा। द क्लैरिटी हैज बीन ब्रोट कि मैन पावर सर्विसेज इज कवर्ड इन सेक्शन 194C ओनली हम्म। एज कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विसेज। सो सिमिलरली अगर पहले आपको मान लो, अगर मैं बात करूँ आपने प्रॉपर्टी परचेज करी है किसी एनआरआई से, हम्म। तो उस केस में अगर आपको टीडीएस डिडक्ट करना है तो आपको 10 नंबर लेना मैंडेटरी था। सो नाउ अ सिंपलर प्रोसेस ऑफ टैक्स डिडक्शन हैज बीन प्रोवाइडेड इन केस ऑफ एनआरआई ऑल्सो। वहां पर हम्म। 10 लेने की जरूरत नहीं है, विद द पेन ऑल्सो यू कैन डिडक्ट द टीडीएस लाइक हम्म। इन द अदर केसेस। जैसे अभी हम फॉर्म 26Q भी फाइल करते हैं विद द पेन, सेम प्रोसेस से एनआरआई के लिए भी हो पाएगा। ओके। सो दीज आर द फ्यू, बाकी कुछ कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए हम्म। है देयर स्मॉल स्मॉल चेंजेस, सो आई हम्म। वुड नॉट डिग इनटू इट कि। ओके। यस।
तो आगे बढ़ते हैं सर। एक ड्यू डेट को लेके भी हमारे पास रहता है, जैसे फॉर्म तो ऑलरेडी आ ही गए हैं, एडवांस में आ गए हैं, तो पहले 15 सितंबर ड्यू डेट जो बढ़ाई गई थी, फिर शायद 16 भी कर दी गई थी एक दिन के लिए, फिर बढ़ाई थी। तो ड्यू डेट के अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं? क्या अब उसको फॉर्म अगर 31 मार्च तक दे रहे हैं तो क्या वो 31 जुलाई से 30 जून पे लेके आ रहे हैं, या वो आगे लेके जा रहे हैं? तो उसके वो कुछ उसके लिए इम्पैक्ट जो आ जो रहा है। ड्यू डेट्स है, द ड्यू डेट्स हम्म। विल रिमेन लाइक 31 जुलाई फॉर ओके। फॉर नॉन बिजनेस इंडिविजुअल्स। अगर ओके। किसी का नॉन बिजनेस लाइक सैलरीड एम्प्लॉई है, या फिर जिसकी सिर्फ अदर सोर्सेज में इनकम है, ITR 1 एंड ITR 2, दैट विल रिमेन 31 जुलाई ITR 1 और 2, के लिए 31 जुलाई। 31 जुलाई ही डेट है, ड्यू डेट है, जो पहले थी वही रहेगी, है Yes, ना? and in और case if any person is having a business income और तो उस केस में जो ड्यू डेट है दैट विल बी 31 अगस्त विदाउट मतलब ऑडिट। और अगर मीन टू से ITR 1 और 2 नहीं है, यस, तो आप 31 अगस्त तक भर सकते हो। यस, तो सर ऐसा भी मैं कर सकता हूँ, 31 जुलाई तक मेरे मैं रिटर्न नहीं भर पाया, तो मेरी सैलरीड इनकम है, बट मैं थोड़ा सा बिजनेस दिखा के ITR 3 भर दूं, और 31 अगस्त तक मेरी ड्यू डेट बना लूं। दैट यू कैन प्लान अकॉर्डिंगली कि बट है ना? कि अगर किसी क्लाइंट की रिटर्न रह गई है, तो मतलब वो 31 जुलाई तक भरनी थी, लेट फीस लग रही है, कुछ और कोई इम्पैक्ट आ रहा है, तो थोड़ा सा बिजनेस दिखाओ, थोड़ा सा कितना दिखाना है, वो इम्पैक्ट कैसे आएगा वो रूल्स में देखते हैं कैसे आएगा। बट हम शायद ये प्लानिंग कर पाएंगे, 31 अगस्त, जुलाई से अगस्त बना पाए। अब तो 31 अगस्त में एक चीज और भी है कि हाँ। लाइक फॉर एग्जांपल किसी की PGBP इनकम है, हम्म। बिजनेस से कोई भी इनकम है, तो हम्म। 31 अगस्त इज एप्लीकेबल। हम्म। मोर ओवर पार्टनर है, हम्म। पार्टनर ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, हम्म। अ पार्टनरशिप फर्म विच इज हैविंग अ बिजनेस इनकम, तो उसके पार्टनर्स की भी ड्यू डेट थर्टी 31 अगस्त फर्स्ट की अगस्त रहेगी। ही रहेगी। वो पहले भी होता था, जैसे यस, ऑडिट ऑडिट है तो ऑडिट, जो पार्टनर्स हैं, पार्टनरशिप फर्म की ऑडिट है, तो उसके पार्टनर्स की ड्यू डेट भी ऑडिट यस, की ड्यू जो लास्ट डेट होती थी वही रिटर्न्स की रहती थी, उनकी भी। सिमिलरली इन केस तो ऑफ सिमिलरली अगर यस, 31 अगस्त है फर्म की, तो पार्टनर्स की भी 31 यस, ऑटोमेटिक हो जाएगी, इवन वो बिजनेस में नहीं, मतलब बट वो बिजनेस इनकम उसकी आ ही जाती है सर, आई थिंक जो प्रॉफिट हम डालते हैं वो बिजनेस इनकम में आ ही जाता यस, है यस, पार्टनर्स डेफिनेट। का, तो वो तो बिजनेस इनकम हो ही गई उसकी, है ना? तो तो अगर मैं बात करूँ इन केस ऑफ ऑडिट केसेस, देन हम्म। इट विल बी 31 अक्टूबर। ओके। 31 अक्टूबर विल बी द ड्यू डेट। 31 अक्टूबर। यस, और अगर ट्रांसफर प्राइसिंग इज देयर, ट्रांसफर प्राइसिंग इज एप्लीकेबल, देन इन दैट केस 30th नवंबर। तो ऑडिट की ड्यू डेट 30 सितंबर ही रहने वाली है सर, मतलब ये ITR की ड्यू डेट है 31 अक्टूबर, तो ऑडिट केस में यस, यस, थर्टी हम्म थर्टी थर्टी फर्स्ट अक्टूबर सितंबर ऑडिट, और 31 ऑफ अक्टूबर आपकी ITR की ड्यू डेट रहने वाली यस, है ना? 31 अक्टूबर। ओके सर। तो और आगे अगर बढ़ते हैं सर। कुछ अपडेटेड रिटर्न्स को लेके भी आई थिंक कुछ चेंजेस आए हैं। जो मेजर चेंज है दैट इज इन द हम्म। अपडेटेड रिटर्न। हम्म। पहले क्या था अभी तक, हम्म। अगर मैं इन जनरल बात करूं, वेन एवर आर नोटिस इज बींग रिसीव्ड, तो हम्म। उसके बाद नोटिस के हिसाब से हमारी इनकम असेसमेंट होगी, द इंटरेस्ट विल बी एप्लीकेबल, द पेनल्टी विल बी एप्लीकेबल। हम्म। लाइक हम सेक्शन 148 में भी अगर ITR फाइल कर देते थे, सो हम्म। इट विल नॉट इम्यून फ्रॉम द पेनल्टी। पेनल्टी हम्म। प्रोविजन कैन स्टिल बी एप्लीकेबल अगर आपने सेक्शन 148 में भी ITR फाइल करी है तो। ओके। बट अभी लाइक फॉर एग्जांपल अभी आप देख रहे होंगे कुछ लास्ट टाइम से द मैसेजेस आर बीइंग सर्कुलेटेड टू द डिफरेंट असेसेस की जिसने अनड्यू डिडक्शंस अवेल करी है, हम्म। लाइक मेजरली इन द केस ऑफ पॉलिटिकल डोनेशंस, और सम डिडक्शंस विच आर बीइंग नॉट प्रोवाइडेड टू द एम्प्लॉयर बट एक्सोर्बिटेंट डिडक्शंस ले ली है रिटर्न्स में। इन हम्म। दैट केसेस द मैसेज इज बीइंग सर्कुलेटेड टू देम टू फाइल द अपडेटेड रिटर्न, सो हम्म। दैट अगर उनको वो पहले ही वार्निंग दे रहे हैं कि हम आपका नोटिस दें उससे पहले अगर आप खुद ही अपडेटेड रिटर्न भर के टैक्स पे कर देते हैं, देन हम्म। इट विल बी बेटर। तो हम्म। अपडेटेड रिटर्न्स के लिए प्रोविजंस वही है, 25% से लेकर के हम्म। 70% तक का एडिशनल टैक्स में नीड टू बी पेड। हम्म। आपको 4 साल का मैक्सिमम टाइम है, हम्म। असेसमेंट ईयर एंड होने के मैक्सिमम 4 साल तक आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हो। हम्म। नाउ द वन अनदर पॉइंट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड विच रिलेट्स की अगर आपकी असेसमेंट इनिशिएट हो रही है, हम्म। अगर आपकी असेसमेंट इनिशिएट हो गई है बिफोर पासिंग द ऑर्डर, हम्म। यू कैन स्टिल फाइल द अपडेटेड रिटर्न। हम्म। द अपडेटेड रिटर्न कैन बी फाइल्ड अगर आपकी असेसमेंट इनिशिएट हो गई, हम्म। उसके बाद भी आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हो ओके। विद द पेमेंट ऑफ एडिशनल 10% ऑफ द टैक्स एंड एडिशनल 10%। इंटरेस्ट। टेन जो परसेंट ऑफ द वो एडिशनल। 10% उसके बाद है, जो 25 और 50 और यस, 75 मान भर रहे लेते थे। हैं, मान लेते हैं हम्म। किसी द पर्सन इज कवर्ड इन द स्लैब ऑफ 60%, मान लो वो या। 3 साल के बाद रिटर्न फाइल कर रहा या। है, ठीक है, तो अपडेटेड रिटर्न फाइल कर रहा है, हम्म। सो वो 60% पे करना है हम्म। टैक्स, और एडिशनल नोटिस आ सिक्सटी चुका तो परसेंट 70% पे कर दे। नहीं, और- 60% टैक्स पे करना है एडिशनल हाँ। नॉर्मल टैक्स का। हाँ। मान लेते हैं नॉर्मल टैक्स 20% आता है, हम्म।
अब उस 20% का 60% पे करना पड़ेगा उसको एडिशनल टैक्स। एडिशनल टैक्स भरना पड़ेगा। दैट कम्स टू 12% एडिशनल, थर्टी हम्म। टू परसेंट हो गया। हाँ, और ओके। उसके ऊपर अब इंटरेस्ट भी कंप्यूट होगा। हम्म। सो एन अमाउंट विल कम आफ्टर इंटरेस्ट। अब जो ये अमाउंट आएगी हम्म। उसका 10%। तो मतलब नोटिस के बाद जो टोटल टैक्स लाइबिलिटी बनती है विद इंटरेस्ट विद एडिशनल टैक्स, यस, उसका 10% एक्स्ट्रा दे सकते हो आप नोटिस के यस, बाद भी, और रिटर्न फाइल कर दो तो यस, आप फ्री हो जाएंगे। यस, एक यस, तरह से यस, कंपाउंडिंग होगी सर, है यस। हाँ, ना? उसके बाद आपको नोटिस अपने आने के बाद तो एक तरह से कंपाउंडिंग होगी, इतना टैक्स इन देना है, 10% एक्स्ट्रा देके फ्री हो जाओ। इन दैट केस नो हम्म। बट वो पेनल्टी। कंपाउंडिंग में शायद कम होता है, यहाँ बढ़ा दिया। इन दैट केस अगर आप वो अपडेटेड रिटर्न फाइल कर देते हो सेल्फ हम्म। असेसमेंट बेसिस पे, हम्म। देन इन दैट केस नो सेपरेट पेनल्टी विल बी एप्लीकेबल। पेनल्टी से नो, बच गए। यस, हम्म। आपको ना सेपरेट पेनल्टी देनी पड़ रही है। सो हम्म। दैट इज द बेनिफिट विच इज बीइंग अवेलेबल विद दिस अपडेटेड रिटर्न। ओके, ग्रेट सर। तो सर कुछ ऐसा भी चेंजेस आया है, पहले शायद 3 साल की आईटीआर अपडेटेड रिटर्न थी, अब 4 साल की है शायद, ऐसा यस, कुछ भी यस, आया now ना? for 4 years updated return can be तो filed. वो इस बार से हुआ है, 1 अप्रैल 26 के बाद से होगा? No, no, you can file now also. This has अब been introduced with a retrospective effect कि अब ओके, रेट्रोस्पेक्टिव। retrospectively अब आप आप उसको 4 साल की रिटर्न मतलब एक मैं करंट ईयर की अगर भर सकता हूँ तो 4 साल पीछे मतलब 5 साल की रिटर्न एक साथ भर सकता हूँ सर? यू कैन फाइल द अपडेटेड विद द अपडेटेड रिटर्न, बट अपडेटेड हम्म। रिटर्न का एक जो स्पेसिफिक कंडीशन है हम्म। कि या तो आप अपने लॉस को कम कर रहे हो या आप हाँ, वो इनकम की रिटर्न कुछ फाइल, ना कुछ सो एक्स्ट्रा दैट टैक्स विल देना दैट विल है। रिमेन एप्लीकेबल कि कुछ एडिशनल आप दे रहे हो, वो दैट विल रिमेन वो सर हम एप्लीकेबल। ऐसे भी कोई कई बार करते हैं कि जैसे ना जो अपडेटेड रिटर्न्स में क्या होता है, वो टैक्स मांगता है तो टैक्स हम क्या करते हैं, मतलब 1,000 रुपये तो पेनल्टी है, वो पेनल्टी तो चलो अलग है, रिटर्न्स के बेस पे 1,000 या 5,000 रुपये जो भी लेट फीस लगती है इनकम के बेस पे। बट अगर अदरवाइज है ना, जब तक अंडर सेक्शन 140B अगर आपने टैक्स की 1 रुपए की भी पेमेंट नहीं की तो वो आपको अपडेटेड रिटर्न भरने नहीं देगा। और उसमें एक प्री कंडीशन लगती है कि आधार ओटीपी आपको साथ साथ करना पड़ेगा, बाद में नहीं कर सकते आप, ई वेरीफाई बाद में यस, नहीं कर सकते। यस, यस, तो उसमें क्या है, कोई छोटा मोटा कोई कैपिटल गेन डाल दो जिसमें 10 20 50 रुपए टैक्स बनता है, वो भर के, और प्लस लेट फीस आपकी 1,000 5,000 जो बनती है, तो आप अपडेटेड रिटर्न कोई भी भर सकते हो। बट वो थोड़ा सा कोई है कि ठीक है, मैनेज करने वाली बात है। यस, बट अदरवाइज अपडेटेड रिटर्न तभी भर सकते हो जब आप इन टैक्स की लाइबिलिटी बढ़ा रहे हो। अगर टैक्स की डेफिनेटली। लाइबिलिटी अगर आपकी कम हो रही है, आपको रिफंड क्लेम करना है, अपडेटेड रिटर्न इज नॉट अवेलेबल। बट आपको रिटर्न्स रिक्वायर्ड है, आपको लोन्स लेने हैं, आपके क्लाइंट बोलते हैं आईटीआर आपको फाइल करनी है, तो आप टैक्स एक्स्ट्रा भरवाओ, अपनी फीस एक्स्ट्रा लो और फाइल कर दो, है ना? यस, यस। तो ठीक है। देगा जी पेन थोड़ा। रिवाइज रिटर्न का है सर एक एक। रिवाइज रिटर्न और एक असेसमेंट को लेके कुछ और पेनल्टीज को लेके कुछ है, तो यस, यस। उसके बारे में तो थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, तो हम्म। रिवाइज रिटर्न की अगर मैं बात करूं हम्म। तो अभी तक जैसे हम कोई भी रिटर्न रिवाइज कर सकते हैं अप टू द दिसंबर, अप टू द दिसंबर, अप टू ओके। दिसंबर। सो हम्म। नाउ द प्रोविजन इज बीइंग अमेंडेड हम्म। कि आप रिवाइज रिटर्न फाइल कर सकते हो मार्च तक। मार्च मार्च तक, होगा 31 मार्च तक। 31 31 मार्च पहले 31 मार्च होगा। की होती थी, वो कम कर दिया गया था सर, वापसी वहीं ले आए, यस, है ना? नाउ हम्म। बट अगर आप उसको 31 दिसंबर के बाद कर रहे हो, मतलब एक हम्म। जनवरी से 31 मार्च के बीच में हम्म। रिटर्न रिवाइज करोगे, हम्म। सो एडिशनल लेट फीस विल बी एप्लीकेबल ओके। कि 1,000 रुपीज इन केस इनकम इज बिलो 5 लाख, और हम्म। अगर इफ द इनकम इज मोर देन 5 lakhs देन 5,000 हम्म। एक्स्ट्रा पेनल्टी विल बी एप्लीकेबल। नहीं सर, 31 दिसंबर तक भी 1,000 और 5,000 रुपये तो लगी रही थी पहले भी, तो एडिशनल कितना आया उसके अंदर? नहीं, इन केस ऑफ रिवाइज रिटर्न, मैं ओके। रिवाइज रिटर्न की बात कर रहा हूँ। आपने पहले रिटर्न फाइल करी हुई है विद इन ओके। टाइम, आप अगर उसके बाद उसको रिवाइज कर सकते थे 31 दिसंबर तक। हाँ। अब आपने 31 दिसंबर क्रॉस हो गई, एंड हाँ। नाउ इफ यू वांट टू रिवाइज द रिटर्न, ओके। इन दैट केस यू कैन डू सो अप टू मीन्स 31 मार्च विद द पेनल्टी। ये थोड़ा सा क्लैरिटी वाला है, 31 जुलाई 31 अगस्त या 31 अक्टूबर तक मैंने रिटर्न फाइल कर दी, एप्लीकेबल है, यस, तो मैं उसको फ्रीली रिवाइज कर सकता हूँ 31 दिसंबर तक। और नहीं फाइल की तो मेरे को 31 दिसंबर तक लेट फीस फाइल करनी होती थी, यस, है ना? तो अभी अगर मैंने फाइल कर भी रखी है और 31 दिसंबर से पहले रिवाइज नहीं कर पाया, तो फिर मेरे को वही लेट फीस जो बिल्कुल, अदरवाइज देनी थी 31 दिसंबर तक, वो 31 मार्च तक मैं यस, पे यस, करने की जरूरत पड़ेगी। यस। तो असेसमेंट को लेके क्या सर, और पेनल्टी को लेके? तो जो मेन पॉइंट आया असेसमेंट को लेकर के, द जी सर। द क्लैरिटी हैज बीन ब्रोट इन फॉर जाओ फाओ रूल कि जो देर आर द सो मैनी लिटिगेशंस which were going on in respect of the jurisdictional assessing officer हम्म। and faceless assessment officer in respect of the proceedings related to section 148 and 148 capital A, कि हम्म। 148 ए के केसेस में इन ऑलमोस्ट ऑल द केसेस हम्म। द notices were being issued by the jurisdictional assessing officer rather than faceless assessment center. हम्म।
तो उस केसेस में there were the challenges before the different high courts, and even the matter was pending before the Supreme Court also, like in the case of Hexaware Technologies and other cases. तो due to this technical point कि in the section 151 capital A, the rule was there कि जो notices है, the notices shall come from the faceless assessment center only. ओके। However, the notices were issued for Section 148 capital A and Section 148 by the jurisdictional assessing officer. हम्म So, to bring into the clarity and to regularize all those notices, the retrospective amendment has been made with effect from 1st April 2021 in order to bring that jurisdictional assessing officer will be the right officer for issuance of notices under Section 148 and 148 capital A. The initiation of the assessment will be made by the जुरिडिक्शनल jurisdictional ऑफिसर। assessing officer only, and this is being continued to the upcoming times also. तो अभी पुराने लॉ में चेंजेस कर दिए हैं इनकम टैक्स एक्ट 1961 में for retrospective amendment from 1st April 2021, or and the similar amendment has been made in the Income Tax Act 2025, so that so that the jurisdictional assessing officer can continue to issue the notices accordingly. अगर मैं इसी में बात करूं तो एक चेंज डिन रिलेटेड भी है, कि पहले क्या होता था कि जो भी डिन्स 1 अक्टूबर 2019 को द चेंजेस वर इंट्रोड्यूस्ड कि एवरी नोटिस और द एवरी ऑर्डर हैज इज मैंडेटरली रिक्वायर्ड टू बी डिन मार्क्ड, उसके ऊपर डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर नंबर होना होना चाहिए। जरूरी था। जी सर। सो हाउएवर काफी केसेस में ड्यू टू ओमिशंस और क्लरिकल मिस्टेक्स काफी बार वी हैव सीन कि डिन वाज नॉट मेंशन्ड और डिन वाज मेंशन्ड ऑन द ऑर्डर बट किसी एक स्पेसिफिक नोटिस पर नहीं है, या सो देयर वर सो मेनी टेक्निकल ब्रीचेस। तो उसके इन दोज केसेस ड्यू टू द illegality of the notices, there happens to be the cases कि जहाँ पर all the proceedings are vacated by the different courts. So in order to regularize the same also, the retrospective amendment has been bring in with effect from 1st October 2019 कि जहाँ पर डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर बेशक मेंशन नहीं भी है किसी नोटिस पे, however जो ऑर्डर है द ऑर्डर नीड्स टू बी रेफर्ड विद सम din in that cases, the whole proceedings will not be held void ab initio. So it will remain legal proceedings, legal and valid proceedings. Okay. So this change has also been brought in. एक सर पेनल्टी को लेके काफी, जैसे आज तक हम सुनते आए हैं पेनल्टी जो है ना, अगर ऑडिट लास्ट डेट पे नहीं फाइल हुई तो पेनल्टी है अप टू 1.5 लाख रुपए। बट फिर वो कहते हुए सुना, मैंने सुना कि मतलब आज तक हमने सुना नहीं किसी के ऊपर 1.5 लाख की ऑडिट लेट होने की पेनल्टी लगी हो। तो कोई बात नहीं, किसी की लेट होगी तो होने दो। वो उसमें कुछ चेंजेस आए हैं शायद, अब वो मैंडेटरी हो गया है, अब वो पेनल्टी की बजाय वो लेट फीस में शायद बदल दिया गया है। तो उस पे ऊपर तो क्या है मैं इसकी थोड़ी सी अगर हिस्ट्री की बात, जैसे आपने बोला कि किसी पे लगी नहीं है, सो आई वुड सजेस्ट कि एक पॉइंट है छोटा सा कि पेनल्टी के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड मस्ट बी प्रोवाइडेड एंड देयर शुड बी अ मेंस रिया, कि देयर शुड बी अ गिल्टी माइंड बिफोर इम्पोजिंग एनी पेनल्टी। सो अगर ऑडिट रिपोर्ट अगर किसी ने लेट भी फाइल, कभी लेट भी फाइल हुई है, इट इज इम्पोर्टेंट कि द नोटिस शैल बी इशूड बिफोर रेजिंग एनी पेनल्टी। So now it has been a concept कि from the last few years, so whatever the penalties needs to be bring in, जो the law makers हैं वो penalty word की जगह they give it a name of late fees, so which is automatic, क्योंकि वहां ये था सर मेलाफाइड इंटेंशन आपको प्रूव करनी yes, पड़ेगी, प्लस प्रोसीडिंग इनिशिएट करनी पड़ेगी, yes, उसके बाद ही आप लगा पाएंगे। yes, और लेट फीस का क्या है, लेट हुआ जैसे ही 12 बजे 31 तारीख को और 1 मिनट अगर एक्स्ट्रा हो गया तो वो ऑटोमेटिकली सिस्टम ही कलेक्ट कर लेगा। it is a fee इस basically, लेट फीस it is a जैसे fee. आपकी जीएसटी में होती है 50 रुपए पर डे, तो या 20 रुपए पर डे, सो तो द ऐसे ही। लेट फीस विल बी देयर, लाइक जैसे कि अगर मैं बात करूँ आप आईटीआरबी, अगर आप लेट फाइल कर रहे हो, सो देयर इज सेक्शन 234F विच सेज कि आपकी लेट फीस एप्लीकेबल होगी।
It is not a penalty. Similarly, late fees are being introduced in rather than penalty. Penalty को हटा दिया गया है. The late fees is being introduced. अगर आप ऑडिट लेट कर रहे हो तो अगर आपका 1 मंथ तक का डिले है देन 75,000 लेट फीस विल बी एप्लीकेबल. और अगर 1 मंथ से ज्यादा का डिले है 1,50,000 late fees will be applicable. So this is a very important change wherein everyone needs to be taken to take care. The audit report now needs to be filed within time, otherwise this late fees will be applicable. और सिमिलरली अगर मैं बोलूँ टीपी रिपोर्ट के केस में 1 मंथ तक 50,000 और मोर देन 1 मंथ 1 लाख का लेट फीस रहेगा. द पेनल्टी हैज बीन रिमूव्ड. ओके, और पर मंथ और मंथ के बाद चेंजेस हो गए सब, है ना? आफ्टर 1 मंथ 1.5 लाख or 1 lakh. So these are the few changes कि wherein the penalty word has been substituted with the late fees. और ऐसे ही मैं अगर आपको बोलूँ एक जो चेंजेस आए हैं रिलेटेड टू द अगर जैसे हमने असेसमेंट के बारे में बात करी तो देर इज वन मोर इम्पोर्टेंट चेंज. देर इज अ इम्पोर्टेंट चेंज दैट रिलेट्स टू द ब्लॉक असेसमेंट इन केस ऑफ असेसमेंट ऑफ एनी अदर पर्सन. कि किसी के यहाँ पर सर्च होती है और उस सर्च में देर इफ एनी इनक्रिमिनेट मटेरियल इज बीइंग फाउंड इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी अदर पर्सन, द प्रोविजंस आर देयर कि in respect of such another person, the block assessment will also be made for the 4 years or the 4 years. तो कि जैसे सर्च होती है तो उसके केस में ब्लॉक असेसमेंट इज मैंडेटरी. भाई मेरे यहाँ ब्लॉक असेसमेंट हो रही है तो आपके डॉक्यूमेंट वहां मिल गए तो आपकी भी ब्लॉक असेसमेंट होगी. ब्लॉक असेसमेंट होगी. दैट वाज द अर्लियर प्रोविजन, बट नाउ इट हैज बीन अमेंडेड कि आपके यहाँ पर फॉर एग्जांपल विनोद जी के यहाँ पर सर्च हुई, ठीक है, और उसके अंदर कुछ डॉक्यूमेंट्स इनक्रिमिनेट मटेरियल इज बीइंग फाउंड फॉर अगेंस्ट मी. सो अगर मेरे यहाँ पर असेसमेंट होने द इनक्रिमिनेट मटेरियल परटेन्स टू अ सिंगल असेसमेंट ईयर आउट ऑफ द पर्टिकुलर ब्लॉक, तो सिर्फ उसी पर्टिकुलर असेसमेंट ईयर की असेसमेंट इनिशिएट होगी इन माय केस. ओके, अगर वो 2 साल की है तो 2 साल तो की आपके ऊपर ब्लॉक एप्लीकेबल नहीं रहेगा. आपके ऊपर वो जिस ईयर का डॉक्यूमेंट है उसी ईयर की आपकी हो सकती है, otherwise नहीं हो पाएगी. Those 1 year, 2 years, or the 3 years will be considered as the block for the assessment of my case. So and also the time limit in case of block assessment has been increased from 12 months to 18 months. 12 महीने से 18 महीने की हो गई है. And the date of initiation, date of counting of these 18 months has also been brought to some change. पहले जो 12 months का टाइम था that was started from the last day of the quarter in which the last notice related to search/requisition was issued, जिसकी वजह से काफी कंफ्यूजन होती थी कि लास्ट रिक्विजिशन या फिर लास्ट जो सर्च का नोटिस है वो कब कैसे इनिशिएट हुआ है. सो नाउ इट हैज बीन ब्रोट विद कि जिस डेट द इनिशिएशन ऑफ सर्च, जिस दिन सर्च इनिशिएट होगी उस पीरियड, उस डेट का जो क्वार्टर एंड होगा वहां से 18 मंथ्स काउंट होंगे. जिस दिन सर्च होगी फ्रॉम द डेट ऑफ इनिशिएशन ऑफ सर्च उस क्वार्टर के एंड होने से. फॉर एग्जांपल आज मान लेते हैं हमारे पास 6 फरवरी है, आज होती है तो 31 मार्च से हम काउंट करेंगे. 31 मार्च के बाद 18 महीने, 18 महीने 26 से 18 महीने, दैट इज 30th September 2027 तक द ब्लॉक असेसमेंट नीड्स टू बी कंप्लीटेड. ओके, वो उस क्वार्टर के एंड के 18 महीने तक आपको कंप्लीट करनी है असेसमेंट. यस, कंप्लीट करनी पड़ेगी आपको, है ना? ओके सर, तो और कुछ बचा है सर इसके अंदर जो आप बताना? तो जो एक इम्पोर्टेंट चेंज आया है दैट रिलेट्स टू द पेनल्टी की अर्लियर अभी कोई मान लो असेसमेंट होती है द पेनल्टी प्रोसीडिंग्स आर बीइंग इनिशिएटेड सेपरेटली. सो अभी उस द चेंज इज बीइंग मेड कि नाउ द असेसमेंट ऑर्डर विल इंटीग्रेट द पेनल्टी प्रोसीडिंग्स कि जहां पर लाइक द असेसमेंट इज बीइंग कंटिन्यूइंग तो वहां पर देयर इज अ लास्ट ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर इज बीइंग सेंट लाइक एन SCN शोकॉज नोटिस कि what are the points on which the assessment is proposed to be completed. So it will include the penalty proceedings also. पेनल्टी प्रोसीडिंग असेसमेंट ऑर्डर के साथ ही आ जाएगी. No separate penalty proceedings will be initiated. However, अगर आप पेनल्टी ऑर्डर आने के बाद अपील करते हो, अभी तक क्या था कि आप अपील कर रहे हो इन दैट केस ऑल्सो कि जो पेनल्टी डिमांड है उस पेनल्टी डिमांड पे भी इंटरेस्ट इज एप्लीकेबल. सो नाउ अ सेपरेट अमेंडमेंट हैज बीन ब्रोट इन कि जो भी अपील का पीरियड रहेगा
हम्म। फर्स्ट अपील हो या ट्रिब्यूनल में आप अपील कर रहे हो, हम्म। जो भी पीरियड है टिल द टाइम व्हेन द अपीलेट प्रोसीडिंग्स रिमेन पेंडिंग, उस हम्म। पीरियड के लिए उस पेनल्टी अमाउंट के ऊपर कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा। ओके। पेनल्टी अमाउंट के ऊपर कोई भी इंटरेस्ट एप्लीकेबल नहीं। नहीं होगा। ओके। सो तो दैट्स ऑल सर। सो दीज आर द बेसिकली मेजर चेंजेस दैट हैज बीन ब्रोट इन। उसके अलावा तो कुछ मतलब मुझे इसमें लगता स्लाइट है सर, चेंजेस। एक बजट के अंदर एक खुशखबरी जो हमारे लिए है कि मतलब पेनल्टी तो ऑडिट से हटी गई है, तो ये खुशखबरी है हमारे लिए। और इसको मैं खुशखबरी कैसे कह रहा हूँ सर, देखो मतलब खुशखबरी इसलिए है, पेनल्टी हटने के साथ साथ लेट फीस आई है। और लेट फीस का मतलब क्या है, अगर 1 सेकंड भी अगर आप लेट हुए और 1.5 लाख रुपया या 75,000 रुपया, 75,000 एक ऑडिट का, पर ऑडिट का है आई थिंक, है ना। यस तो मीनिंग। 75,000 रुपये अगर एक ऑडिट का किसी एक क्लाइंट का एक शहर में भी लग गया, तो अगली बार क्लाइंट सारे के सारे 2 महीने पहले ऑडिट के लिए आ जाएंगे। जो प्रोफेशनल्स का जो बर्डन है, जो हमारा यहाँ से वो बर्डन, जो हमारे डॉक्टर के पास पैसे जाएंगे उस स्ट्रेस को लेकर के, वो थोड़ा कम हो जाएगा। तो हमारे लिए एक अच्छी बात है, पेनल्टी हटा दी गई है, तो खुशखबरी है हमारे लिए। लगेंगे तो क्लाइंट के लगेंगे, आप टेंशन मत लो। अपना माइंड स्ट्रेस बिल्कुल जीरो रखें, जो लगेगा क्लाइंट का लगेगा। और भाई गलती भी उसी की होगी, प्रोफेशनल्स के पास टाइम से डेटा आएगा तो वो कर ही लेगा। तो आई थिंक सारे प्रोफेशनल्स काम करने के लिए सारा दिन ऑफिस रहते ही हैं, तो ये एक अच्छी बात है। तो अभी मैं हमारे पार्टिसिपेंट से अगर किसी के माइंड में कोई भी क्वेश्चन है इसको लेकर के, तो वो चैट पे लिख सकते हैं, या आप अनम्यूट भी कर सकते हैं। अनम्यूट करेंगे। बन नहीं रहेगी ना, मैंने नोट कर दिया। तो सर आप लोग जो भी पूछना चाहते हैं आप चैट में लिख सकते हैं, या आई थिंक हैंड रेज का भी ऑप्शन है, मैं अनम्यूट कर दूंगा उनको, जो अगर आप बोल के भी पूछना चाह रहे हैं। हाँ जी, गुड इवनिंग। एक 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 मिनट सबने आपने वॉइस बंद किया ना? वॉइस बंद एक किया। एक एक मिनट सर प्लीज। हेलो। हाँ जी, विनोद जी और सौरभ जी, नमस्कार सर। गुड इवनिंग। नमस्कार गुड जी, इवनिंग सर, नमस्कार। नमस्कार सर। सबसे पहले तो आप दोनों को बधाई देता हूँ, बहुत अच्छी तैयारी करके आए हो। अच्छा थैंक लगा। यू। शुरू से सुन रहा हूँ, पूरा सुन रहा हूँ। पर पता है मेरी सर, दो मैं तीन ज्वाइन करते ही देख नोटिस कर लिया था कि भाई हमारे मैं गुरु जी आ गए, आपके इनको कुछ। स्टार्ट होने से पहले आके बैठ गया था मैं तो। हाँ पता है सर चलो, मुझे। मैं ये कह रहा था, इसमें सौरभ दो तीन चीजें रह गई। एक तो 147 का जो आप कह रहे हो ना, जाओ फाओ वाला कर दिया उन्होंने। जाओ फाओ का कर तो दिया, पर उन्होंने मतलब जो मैं समझता हूँ 151 में कोई चेंजेस नहीं करे, 149 में भी कोई चेंजेस नहीं करे। तो ये वो हो गया, लिटिगेशन का मैटर हो गया ये। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में सब मैटर दोबारा जाएंगे। बिकॉज विदाउट मेकिंग एनी चेंज इन 149, दे कैन नॉट से कि हमारी इंटेंशन ये थी, जब वहां क्लियरली लिखा है कि ओनली फाओ कैन इशू फेसलेस, जी सर जी। फेसलेस मैनर में नोटिस इशू हो सकता है। तो वो ये कहें, नहीं मेरा कहना यूं, तो फिर मैं भी कहूँ जी, मैं तो यही समझ रहा हूँ कि आप यूं नहीं यूं कह रहे थे। तो ये एक कंट्रोवर्सी है जो मोस्ट प्रोबेबली सुप्रीम कोर्ट में जाके सेटल होगी। दूसरा जो आपका इशू है, वो पेनल्टी वाला, जो इन्होंने आप कह रहे हो कि कम हो गई, कम नहीं हो गई। अब एक और प्रॉब्लम बढ़ गई, आपकी पेनल्टी उसी टाइम ही लग गई। उन्होंने सर ये अमाउंट तो रिड्यूस कर दिया, 10% कर दिया, पर अमाउंट तो पहले ही डबल हो गया ना टैक्स का। जितना आपका टैक्स था उतनी पेनल्टी लगा के डबल नहीं बोला सर, जी ये। मैं तो ऑडिट के पर्पज से बोल रहा हूँ, जो अरे ऑडिट के पर्पज से भी प्रोफेशनल। 28 तारीख को वो आपके आप सिर पे 10% वाली बंदूक। बात कर रहे हो, मैं जो अभी बोल रहा था ना वो उसके लिए बोल तो रहा मैं था। वो भी उसकी भी जवाब देता हूँ। 28 तारीख को वो आपके सिर पे बंदूक रखेगा, मतलब मुझे नहीं पता, मेरी ऑडिट रिपोर्ट तो लोड कर दे जैसे मर्जी कर दे। तो प्रॉब्लम इज विद अस, बट वी शुड इंश्योर, वी शुड टेल द पार्टी गेट द ऑडिट इन टाइम, सो बट दैट सर वी कैन। इससे आई थिंक इससे एक चीज बेटर हो सकती है सर, कि अगर मेरे को 5 दिन पहले मेरे को पता है कि मेरी 10 ऑडिट पेंडिंग है, तो मैं उसको शायद मना कर दूं कि अब मैं आपकी ऑडिट नहीं कर पाऊंगा जिसका डेटा नहीं आ रहा। फिर वो तो मेरे पास आ जाएगा, मेरे वाला जहाँ आपके सर, पास चला जाएगा। कोई बात नहीं सर, जो न्यू हमारे कमर्स है, ऐसा है न्यू ना, कमर्स है उनको थोड़ा काम मिलेगा। आप आप इस बात को यूं कहिए, ठप्पे वालों का काम बढ़ गया। जो जो सर आपने बताया सर, ये वाला हम्म। जाओ पाओ, हम्म। बिल्कुल ठीक बात है सर कि द लिटिगेशंस विल डेफिनेटली इंक्रीज। और उसमें इवन कि रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट जो ब्रोट इन हुई है, दिस कैन ऑल्सो बी लिटिगेटेड कि रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट कैन बी ब्रोट इन और नॉट फॉर दिस पर्टिकुलर पॉइंट।
ये भी मतलब ये कोई भी लिटिगेशन में जाएगा सर, बिल्कुल। कोई भी सुप्रीम कोर्ट की बहुत सारी रूलिंग्स हैं कि कोई भी डैमेजिंग प्रोविजन है वो बैक डेट से लागू नहीं किया जा सकता। और जी ये सर, तो 2009 तक चले गए बैक डेट में लागू करने में, तो जी। ऐसा हो नहीं पाएगा। चलो लेट अस होप। बहुत अच्छा यस, लगा जी। थैंक थैंक यू। थैंक यू यू सर। सर, थैंक यू सो मच। तो थैंक यू। वेल प्रिपेयर्ड, वेल प्रेजेंटेड। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो, वरना हम फिर इसको रैप अप करते हैं। 2 मिनट के लिए हम हैं सर, अगर कोई क्वेश्चन आता है तो चैट पे आप लिख सकते हो, या आप अनम्यूट करके बोल भी सकते हैं। हेलो आदिश जी, कैसे हैं? आदिश जी म्यूट पर है शायद। म्यूट पे तो हैं, बट हमारी आवाज़ तो जा ही रही है ना। बिल्कुल बढ़िया सर, बढ़िया। आ रही है अच्छा। आवाज? अच्छा लगा आपने ज्वाइन किया। सर, ये टीडीएस ऑन पार्टनरशिप इज इंट्रोड्यूस, हाउ प्रैक्टिकली वी शुड डू दिस पार्टनर। TDS on partnership was introduced in the earlier finance bill. So this is हाँ। applicable for this for the financial year 2025-26 also. हम्म। तो इसके लिए तो जो भी हमारी कैलकुलेशंस है सैलरी इंटरेस्ट की, दैट नीड्स टू बी मुझे तो वेल लगता है। वेल प्रिपेयर्ड, हम्म। कि आपको 31 मार्च तक, वी शुड ट्राई कि हम 31 मार्च तक सारी कैलकुलेशंस को कर लें। और इट वुड बी अ बेटर वे कि अगर हम जो भी लाइक एन एडवांस टैक्स, जैसे हम एडवांस टैक्स भरते हैं ऑन एन एस्टीमेट बेसिस, तो हम्म। एस्टीमेट बेसिस पर जो भी हमारी इनकम फिगर आउट होती है, वैसे ही जो भी हमारी पार्टनर टैक्स सैलरी पे कर दे पहले ही। सैलरी और इंटरेस्ट के ऊपर जो TDS बनता है, वी पे बिफोर 31 मार्च, हम्म। एंड एट द टाइम, सो दैट कि मिनिमम ऐसा अमाउंट बच जाए जिसके ऊपर द इंटरेस्ट में रिमेन एप्लीकेबल। तो दिस इज तो हाउ वी कैन सर टेक आई थिंक इट। मैं ऐसे भी कर सकता हूँ कि जैसे कैपिटल अगर मैं रीपे कर रहा हूँ तो उसके ऊपर आई थिंक कोई टीडीएस नहीं है पार्टनरशिप के अंदर। और मैं जो सैलरी है या इंटरेस्ट है मेरा 31 मार्च को मैं ड्यू करता हूँ पूरे साल का ही, तो 31 मार्च को मैंने टीडीएस डिडक्ट कर लिया एक साथ और उसको रिटर्न फाइल कर दी। तो यस भाई, बट कि जो ईयर एंड पे, मतलब इन बिटवीन मैं जब भी हूँ कैपिटल रीपे कर रहा हूँ तो उसको बेसिकली जो कैपिटल में क्रेडिट चैलेंज करके। है वो ये है हम्म। कि जो सैलरी द सैलरी अमाउंट विच इज बीइंग पेबल, दैट हम्म। डिपेंड्स अपॉन द बुक प्रॉफिट दैट वी जनरेट, हम्म। कि द स्लैब्स दैट आर बीइंग एप्लीकेबल, कि 6 लाख तक आप इतना दे सकते हो और हम्म। उसके बाद इतना दे हाँ, सकते तो हो। वो 31 मार्च तो तक आपको फाइनल करना पड़ेगा, 31 मार्च को ही आपको नाउ, प्रॉफिट लॉस फाइनल करना यस, पड़ेगा। मैं वही कह रहा हूँ कि 31 मार्च को अपना फाइनल कर लो, और वो सैलरी और इंटरेस्ट जो भी है आपको वो 31 मार्च को ही क्रेडिट करो पार्टनर के अकाउंट में। और उस पर टीडीएस जो भी बनता है वो आप 30 अप्रैल तक भर सकते हैं, वो भर दो। और यस, 31 मई तक आपकी टीडीएस की रिटर्न फाइल हो जाएगी। उसके बाद जब इन बिटवीन आप कैपिटल रीपे करते हैं उसके ऊपर टीडीएस नहीं है ना? आई थिंक यही कहता है रूल। द TDS is applicable on salary and the सैलरी, interest and इंटरेस्ट, interest वट part. एवर। अगर हम Yes, क्रेडिट करते हैं पार्टनर पार्टनर को तो yes, वो क्या पे करते हैं, तो कैपिटल रीपेमेंट पे नहीं है। तो बाद में ड्यूरिंग द ईयर आप कैपिटल रीपे करते रहें, तो वो क्रेडिट करें वो 31 मार्च को करें, 31 मार्च तक पीएनएल 31 मार्च को, लेकिन आपको बनाना पड़ेगा। अब आपको पार्टनरशिप फर्म के अकाउंट्स ऑडिट के टाइम पे 30 सितंबर को फाइनल नहीं कर सकते आप। तो उसमें फिर आपको काफ़ी इंटरेस्ट इंटरेस्ट काफ़ी चीज़ें आ जाएंगी। या फिर आप वो 31 मार्च को आपको फाइनल या करना फिर आप पड़ेगा। प्रोविजनल, आई वुड सजेस्ट कि प्रोविजनल बेसिस पर, हम्म। सी, बिकॉज वन कैन डेफिनेटली एस्टिमेट ऑन 31 मार्च की इस साल का कितना प्रॉफिट रहने वाला है। ऑन द हम्म। बेसिस ऑफ सच एस्टिमेशन, हम्म। वन कैन पे TDS अमाउंट, और फाइनल एडजस्टमेंट कैन बी डन एट द टाइम ऑफ ऑडिट और एट द टाइम ऑफ फाइनलाइजेशन ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ग्रेट। सो एनी अदर क्वेश्चन सर? अगर कोई और क्वेश्चन है तो ठीक है, वरना फिर हम प्रोसीड करते हैं सर, है ना? करें सर तो। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सबको कनेक्ट करने के लिए। थैंक यू सौरभ जी, बहुत अच्छा डेलिब्रेशन रहा। बड़े अच्छे से, अभी तक तो मेरे को बजट का इतना क्लियर नहीं था, बट आपके साथ बैठ के मेरे को भी क्लियर हो गया। तो एंड उम्मीद करता हूँ आप लोगों को भी काफ़ी समझ आया होगा इसके बारे में। और जो इसको मिस कर गया, अगर किसी को नहीं मिला, तो वो ये सारी वीडियो की रिकॉर्डिंग आई थिंक आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगी। यूट्यूब द कंप्लायंस सीए के नाम से यूट्यूब चैनल है, जिसके ऊपर आपको ये रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी इन फ्यूचर। तो आज के लिए इतना ही। अगर फिर भी अगर आपको उसके अंदर कुछ कमियां लगे, कुछ क्वेश्चंस आपके माइंड में आए, तो आप यूट्यूब पे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं।
तो वहाँ भी आपको रिप्लाई मिल जाएंगे। तो धन्यवाद आप लोगों का सबका ज्वाइन करने के लिए। तो हम यहाँ आज की मीटिंग यहीं ख़त्म करते हैं। तो थैंक यू थैंक यू एवरीवन। थैंक यू विनोद। थैंक यू। थैंक यू।